हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होगा। ठीक है, 30 अंक का। देखिए, इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि सी टोल्ड मी डोंट बोदर सेंडिंग मी एन इनविटेशन कदा चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, दूसरा ऑप्शन। देखिए यहाँ हो जाएगा सी टोल्ड मी। देखिए यहाँ पे सी टोल्ड मी, तो सी टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा के नो टू में बदलेंगे तो सी टोल्ड मी नोट टू बोदर सेंडिंग हर एन इनविटेशन। ठीक है, यहाँ पे डोंट लगा है तो इन्वर्टेड कॉमा जो है नोट टू में बदल जाएगा। ठीक है, सी टोल्ड मी डोंट बोदर सेंडिंग मी एन इनविटेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा सी टोल्ड मी नोट टू बोदर सेंडिंग हर एन इनविटेशन। नेक्स्ट दूसरा है कि हु टाउट योर फ्रेंच, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। तो देखिए दूसरा का जो राइट आंसर होगा तीसरा हो जाएगा। तो प्रश्न जो है सिंपल पास्ट के एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव वॉइस होगा बाय हुम। ठीक है, क्योंकि हु लगा है, हु टाउट योर फ्रेंच तो होगा बाय हुम वर यू टाउट फ्रेंच। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए तीसरा है कि विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रीएम्बल। तो तीसरा में देखिए प्रीएम्बल का अर्थ होता है प्रस्तावना। प्रीएम्बल का अर्थ होता है प्रस्तावना। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये होगा इपीलॉग। क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इपीलॉग, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, इपीलॉग हो जाएगा। इपीलॉग मतलब होता है उपसंहार। क्या होता है, उपसंहार। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सोर्डियम। एक्सोर्डियम मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना एक्सोर्डियम। ठीक है, प्रस्तावना। उसके बाद है प्रोलेगोमेनन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपको इसका मतलब भी होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना। और पोयम मतलब होता है कविता। POEM, पोयम। पोयम मतलब होता है कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑल precautions must have been neglected for the plague spread rapidly. In the above sentence, the word for is used as। तो देखिए 4 में होगा, अगर 4 के बाद क्लाउज का प्रयोग होता है तो वह कंजंक्शन होता है। ठीक है, 4 के बाद क्लाउज का प्रयोग होगा तो वह कंजंक्शन होगा। 4 के बाद क्लाउज का प्रयोग होगा तो कंजंक्शन, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट 5 की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लू। ठीक है, व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ BULLOCK। तो यहाँ पे देखिए 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा HEIFER, हैफर। तो देखिए ए हैफर जो है इज़ अ यंग काउ। ठीक है, हैफर जो है यंग काउ को रिप्रेजेंट करता है और यह नाउन है। ठीक है, नाउन है। यहाँ पे यदि देखें तो टाइगर जो देखें, टाइगर जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है। टाइगर मेल को, TIGER, टाइगर मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे टाइग्रेस जो हो जाएगा TIGRESS, टाइग्रेस जो हो जाएगा ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। फॉक्स ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे फॉक्स। तो यहाँ पे जो है VIXN, वैक्सन जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, म्यूल मतलब होता है खच्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ सॉलिड। तो 6 का होगा 3 ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 6 का जो हो जाएगा आपको तीसरा हो जाएगा। तो डेंजरस मतलब क्या होता है, डेंजरस जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, सॉलिड जो है, सॉलिड ये भी एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है कठोर, कठोर एवं दृढ़। ठीक है,
सॉफ्ट जो है ये भी एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है मुलायम, ठीक है, मुलायम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग। तो 7 का होगा 3 ऑप्शन, मूविंग का मोबाइल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे जो है TRUNING, टर्निंग, टर्निंग मतलब TURNING, टर्निंग जो है नाउन है, इसका मतलब होता है मोर। क्या होता है, मोर होता है, ठीक है, मोर होता है, टर्न होता है, जंक्शन होता है। मूविंग जो है एडजेक्टिव है, मूविंग, मूविंग क्या है, तो यहाँ पे मूविंग है एडजेक्टिव, इसका अर्थ होता है गतिमान। क्या होता है, गतिमान, ठीक है, गतिमान होता है। तो यहाँ पे होगा डैट मूव्स, चेंजिंग, पैलेस, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा मूविंग का, मोबाइल हो जाएगा, ठीक है। तो मूविंग का जो हो जाएगा यहाँ पे मोबाइल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 है कि डॉट यू वर्क हार्ड यू विल फेल, सप्लाई करेक्ट कंजंक्शन। तो 8 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अनलेस, मतलब होता है यदि डॉट नहीं, ठीक है, तो अनलेस हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनटिल मतलब होता है जब तक, ठीक है। नेक्स्ट 9 से 11 तक यहाँ पे पैसेज है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने आनंद कादम्बनी में दृश्य रूपक एवं नाटक शीर्षक से लेखमाला प्रकाशित की, किंतु उनका यह निबंध भारतेंदु के निबंध की तरह व्यापक और समावेशी न था। द भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन विपुल रूप से होने लगा था और साहित्यिक पत्रिकाएं हिंदी जगत को खूब जो है समृद्ध कर रही थी। आलोचना के पहले चरण का जो है विकास पत्र पत्रिकाओं में जो है छपने वाली पुस्तक, समीक्षा और निबंधों में दृष्टिगोचर होता है। आचार्य शुक्ल ने इस युग में होने वाली आलोचना को समालोचना शीर्षक से अभिहित किया है, जिसका उद्देश्य था गुण दोष का विवेचना, ठीक है, विवेचन। इस युग की प्रमुख पत्रिकाओं में भारतेंदु के संपादन में कवि वचन जो है सुधा 1868 ईस्वी और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में समीक्षा के स्तंभ रहते थे। अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप 1877 जो है, ये प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण 1883 और प्रेमघन की आनंद कादम्बिनी 1881 थी। इसी समय श्रीनिवास का नाटक संयोगिता स्वयंवर 1886 प्रकाश में जो हुआ। बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने इस नाटक की समीक्षा की। भट्ट जी के समालोचना का शीर्षक था सच्ची समालोचना, ठीक है। फिर भट्ट जी ने इस नाटक के ऐतिहासिकता की पड़ताल की। अब देखिए 9 है, अभिहित का अर्थ है, तो 9 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन उल्लिखित, अभिहित का अर्थ है उल्लिखित। 10 है कि गद्यांश में उल्लिखित युग की आलोचना का उद्देश्य था, 10 का दूसरा ऑप्शन गुण दोष का विवेचन, ठीक है। तो गद्यांश में उल्लिखित युग की आलोचना का उद्देश्य गुण दोष का विवेचन। नेक्स्ट फिर है कि भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस नाटक की आलोचना की है, तो देखिए तीसरा ऑप्शन संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर फिर है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो 12 का होगा तीसरा ऑप्शन लटानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास अलंकार की देखिए परिभाषा है कि जब एक शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत दो क्यों धन संचय। 13 नंबर फिर है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या है, 13 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। 14 देखिए 14 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो 14 में यदि देखें तो 14 का होगा तीसरा ऑप्शन मुझे देखा और चोर भाग गए, ठीक है, मुझे देखा और चोर भाग गए, तो ये हो जाएगा आपको मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट
15 है कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो 15 का तीसरा ऑप्शन कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण में किसी क्रिया के होने के समय का बोध होता है। ठीक है। 16 फिर है कि यथा समय शब्द का कौन सा समास है। 16 का होगा तीसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो तीसरा का जो हो जाएगा 16 का होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद का अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा समय भरपेट अजन। 17 में है कि इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागनी बजती। इन पंक्तियों में जो है करुणा कलित अभी व्यक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 17 का फर्स्ट 6 का अनुप्रास अलंकार। ठीक है। तो यहाँ जहाँ अनेक व्यंजनों को एक बार स्वतः एवं क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ जो 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागनी बजती, ये 6 का अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए। कथा प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 18 का तीसरा ऑप्शन प्राक। 19 नंबर देखिए। कथा सूर्योदय का संधि विच्छेद कौन सा है। 19 का तीसरा ऑप्शन सूर्य प्लस उदय। ठीक है। नेक्स्ट फिर 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें दिए गए मुहावरे के अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। 21 नंबर देखिए। 21 है कि चित्त से उतरना। ठीक है। तो चित्त से उतरना, तो देखिए चित्त से उतरना का मतलब होता है उपेक्षित होना। ठीक है। चित्त से उतरना उपेक्षित होना। नेक्स्ट कहता जिसका विभाजन नहीं किया जा सके इसके लिए इससे इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो फर्स्ट होगा अविभाज्य। ठीक है। अविभाज्य। नेक्स्ट 22 नंबर है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 22 का फर्स्ट हो जाएगा रोज। तो किरण का पर्यायवाची शब्द है रश्मि, अंशु। ठीक है। अंशु केतु। रोज का जो होगा रोज का पर्यायवाची शब्द होगा वैर। ठीक है। विरोध दुश्मनी। नेक्स्ट फिर है कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है। तो इसका दूसरा श्रृंगार रस। ठीक है। तो जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए। कथा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर देखिए 25 है कि क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है। क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप है खत्री। ठीक है। क्या है खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 है कि मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है। मूर्धन्य हर्ष स्वर, तो यहाँ पे हो जाएगा तो फर्स्ट हो जाएगा री। मूर्धन्य हर्ष स्वर, मूर्धन्य स्वर के जीव द्वारा जो वत्स्य कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होता है मूर्धन्य हर्ष स्वर री है। नेक्स्ट फिर है कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 दिन किस प्रकार का विशेषण है। तो 27 का फर्स्ट संख्यावाचक विशेषण। फिर देखिए कहता कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है। 28 में कनक का अर्थ जो है खजूर। तो फर्स्ट हो जाएगा छल। कनक का अर्थ है खजूर। ठीक है। कनक का अर्थ है खजूर, सोना, धतूरा। ठीक है। सोना और धतूरा। ठीक है। खजूर। नेक्स्ट छल का है ठगी। छल का है ठगी, धोखा और कपट। 29 मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाच्य है। 29 का होगा तीसरा ऑप्शन, तीसरा यानी निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। तो ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा हो वह निषेधवाचक वाक्य होगा। इन वाक्यों में प्रायः नहीं या मत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं विदेश नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट 30 कहता 80 की आमद 90 खर्च। इस लोकगीत का अर्थ क्या है। 30 का तीसरा आय से अधिक खर्च। क्या आय से अधिक खर्च। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।